स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इस लॉ में, जैसा मैंने पिछले लॉ में आपके साथ डिस्कस किया था कि सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसमें हमने इजाफा करना है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब इस लॉ में देखिए कि व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज़ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस। पहला जो इसमें डेफिनेशन पहले दी हुई है वो है एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज्ड। यानी कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स की, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जब हम एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वन फैक्टर, और ये वन फैक्टर वेरिएबल है यानी लेबर, गोया व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ लेबर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, आफ्टर अ पॉइंट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश। तो एक ख़ास पॉइंट के बाद एवरेज भी और मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम होती चली जाती है। द सेकेंड डेफिनेशन is given by Dr. Marshall. According to this definition, when we increase the quantity of capital and labor which is applied in the cultivation of land, अब यहाँ दो फैक्टर वेरिएबल दिखाए गए, एक कैपिटल और दूसरा लेबर। पिछले लॉ में हमने सिर्फ एक ही फैक्टर लेबर को वेरिएबल कहा था, लेकिन यहाँ कैपिटल भी वेरिएबल बताया गया है। अब ये कैपिटल कब वेरिएबल होता है? व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर रॉ मटेरियल। अगर ये कैपिटल टेक्नोलॉजी के लिए हो तो फिर ये फिक्स होता है, लेकिन व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म कैपिटल फॉर रॉ मटेरियल तो दिस इज़ वेरिएबल। तो व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर which is applied in the cultivation of land, तो क्या होता है? causes a general less than proportionate increase in the amount of produce raised। जो प्रोड्यूस रेज होती है, जो प्रोड्यूस में इजाफा होता है, वो हर इजाफा पहले से कम होता है। लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज का मतलब क्या है? हर अगला इजाफा पहले से कम होता है। आगे क्या कहते हैं? अनलेस इट हैपन्स टू कोइंसाइड विद एन इम्प्रूवमेंट इन आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, ये ना हो कि आपका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए। अगर ऐसा हुआ तब ये बात दुरुस्त नहीं होगी। मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज भी हो सकती है, यानी हर अगला इजाफा पहले से ज़्यादा हो सकता है। कब होगा? जब टेक्नोलॉजी में किसी किस्म की बेहतरी आ जाए। लेकिन इफ़ द टेक्नोलॉजी रिमेन सेम देन व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। अब इन्हीं दोनों डेफिनेशंस को सिंपल करके नेक्स्ट डेफिनेशन में आप देखिए स्लाइड लिखा गया है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। व्हेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड टू अ प्रोडक्शन प्रोसेस, जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में एक वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स में इजाफा करते हैं तो क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिशेस। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती चली जाती है। यही डेफिनेशंस में जो दिया गया है बेनहम और मार्शल की डेफिनेशन में। अब इस लॉ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप यूँ समझ लीजिए जैसे हमारे पास एक 10 एकड़ लैंड है। उस 10 एकड़ लैंड में हम लेबर और दूसरा जो वेरिएबल फैक्टर है कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, उसके यूनिट्स बढ़ाते चले जाते हैं। तो क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होती चली जाती है। आप इस टेबल की तरफ देखिए, वी आर इंक्रीजिंग द, यहाँ सिर्फ एक फैक्टर को दिखाया गया है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉ बेटर। तो दिखाया गया वेरिएबल फैक्टर सिर्फ लेबर है। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है? टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ वर्कर पे कितना है? 50 है। फिर व्हेन वी इंक्रीज द सेकंड तो क्या होता है? टोटल इंक्रीजेज टू 90। अब ये जो 90 है इसका मतलब क्या है? द इंक्रीज ऑफ 40 क्विंटल्स। फिर थर्ड जब वर्कर लगा रहे हैं तो 120 हो जाता है। इसका मतलब कितना है?
30 का इजाफा, फिर कितना इजाफा है, 4th यूनिट लगाने से 20 का इजाफा, फिर 5th यूनिट लगाने से 10 का इजाफा, और फिर 6 यूनिट लगाने से टोटल रिमेन सेम। इसका मतलब देयर इज़ नो एडिशन टू द टोटल, मार्जिनल बीइंग 0। अब ये मार्जिनल मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्जिनल क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर व्हाट इज़ द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल रिटर्न। तो मार्जिनल रिटर्न इसमें टेबल में आप देख सकते हैं कम होती चली जा रही है। अब ये सारा मैंने आपको बताया है, इसमें ये क्यों ऐसा होता है, व्हाई डज द लॉ ऑपरेट। जब हम ये देखते हैं कि क्यों ऑपरेट करता है लॉ, तो मैंने आपको इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताया था कि क्या है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई मशीनरी लगाता है, इंस्टॉल करता है, तो ही एक्चुअली कंसीडर्स द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ही मे बी प्रोड्यूसिंग बिलो कैपेसिटी इन द इनिशियल स्टेज, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट से डिमांड मिलती जाती है, इजाफा होता चला जाता है, तो वो अपनी मशीनरी को फुली यूटिलाइज करता चला जाता है। पहला इसमें लिखा है कैपेसिटी इन फिक्स फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट आपने लगाया था उसको आप पूरी कैपेसिटी के साथ इस्तेमाल में ला चुके हैं। अब अगर आप फर्दर उस प्लांट पे वेरिएबल फैक्टर में इजाफा करेंगे तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। तो ये कैपेसिटी इन फिक्स फैक्टर डज नॉट एग्जिस्ट से मुराद ये है। सेकेंड इसमें लिखा है प्रॉपर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब इसमें क्या कहा गया है कि लेबर की जो क्वांटिटी है, वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी है, वो जितनी हमें रिक्वायर्ड थी हम उतनी इस्तेमाल कर चुके। देयर इज़ नो फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एंड इफ़ यू continue using the variable factor that is labor, marginal product will not increase, it will diminish। ठीक है, ये है प्रॉपर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तीसरा स्केर्सिटी ऑफ लेबर। अब ये जो तीसरा फैक्टर है कि स्केर्सिटी ऑफ लेबर, यानी अगर आपको प्रोडक्शन में इजाफे के लिए उसी किस्म की लेबर जो आपको पहले आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो अवेलेबल है, तब तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हमने शुरू में पढ़ा था ना एजम्पशन में होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ वही है कि लेबर के यूनिट्स अगर होमोजीनियस हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर होमोजीनियस नहीं है, पहले से स्किल में एफिशिएंसी में कम है, तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट में डिमिनिश इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इवन इफ़ द कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द प्लांट। यानी पहले पॉइंट में तो मैंने बताया ना आपको कि कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैपेसिटी अगर एग्जिस्ट कर भी रही हो लेकिन लेबर की क्वालिटी वो ना हो जो इनिशियली थी, तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट में डिमिनिश। तो स्केर्सिटी ऑफ लेबर का मतलब है इफ़ यू डोंट हैव द सेम quality of labor, if the quality of labor is not as much, your marginal product may diminish। Fourth क्या है, factors are not perfect substitute। factors of production यानी land, labor, capital, organization, अगर तो ये एक दूसरे का perfect substitute है, कहीं आपको कैपिटल की जगह रिप्लेस करना पड़ता है, लेबर से आप रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल को, कहीं आप लेबर को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल से, अगर तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फिर तो डिमिनिश नहीं होता। बट इफ़ द फैक्टर्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो फिर क्या है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट में डिमिनिश। ये था व्हाई डज द लॉ ऑपरेट। ये अभी आपने टेबल और ये जो डायग्राम भी देखी, डायग्राम में आप देख रहे थे कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ लेबर में इजाफा होता चला जा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती चली जा रही है। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें एजम्पशंस दी गई हैं
फर्स्ट एजम्पशन जो है वो है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेनिंग सेम। अब इसमें जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आनी चाहिए। इफ़ द टेक्नोलॉजी रिमेन सेम्स तो विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। अब आप देखिए, ये मैंने ये जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, मेथड ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम, इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, टेक्नोलॉजी बेहतर होने से सीड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, मॉडर्न टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, बेटर रोटेशन ऑफ क्रॉप्स हो जाती है। उससे क्या होता है, विद द एडिशन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट increases. तो method of production, technology therefore should remain same. Second है labor the only variable factor. मैंने आपको पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में भी बताया था कि हम यहाँ लेबर को वेरिएबल फैक्टर के तौर पे लेते हैं। यहाँ यही कहा गया है कि वी टेक लेबर एज द ओनली वेरिएबल फैक्टर। थर्ड है होमोजीनियस यूनिट्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि लेबर के तमाम यूनिट्स जो हैं दे शुड बी होमोजीनियस, विच मीन्स सेम इन एफिशिएंसी एंड स्किल। फिर फोर्थ है प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर रिमेनिंग सेम। अब बात यह है कि इफ़ द एफिशिएंसी स्किल ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर इज सेम तो द प्राइस ऑफ लेबर विल बी सेम, the units of labor will be available at the same price, at the same rates. तो ये फोर्थ जो है कि प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर, प्राइस ऑफ लेबर इज सेम। फिफ्थ है कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ये मैं आपको भी बता चुका कि इफ़ द कैपेसिटी एग्जिस्ट तो विद द एडिशन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट में इंक्रीज। बट इफ़ द कैपेसिटी एग्जॉस्ट, आपका जो प्लांट है फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, अब उसमें फर्दर कैपेसिटी नहीं है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, तो अब अगर आप लगाते हैं तो टोटल में इंक्रीज बट मार्जिनल विल डिमिनिश, मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। सिक्स्थ है नो मोर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम होती है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, आइडियल कॉम्बिनेशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो हम जब आइडियल कॉम्बिनेशन हासिल कर चुके होते हैं तो उसके बाद अगर और ज़्यादा यूनिट्स ऑफ लेबर लगाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीज। तो ये नो मोर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है कि हम वी हैव ऑलरेडी अचीव द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, देयरफॉर there is no need to increase the quantity of labor. If we increase the quantity of labor तो क्या होगा? Marginal product will diminish। और marginal product जो है वो diminish होने का मतलब क्या है? Marginal product diminish होने का मतलब यह है कि आपकी जो cost है वो कम होती चली जाएगी, cost बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद intensive cultivation। इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन ये होती है कि आप यू कल्टीवेट द सेम लैंड बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ये इंटेंसिव कल्टीवेशन में तो लॉ ऑपरेट करता है, लेकिन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इफ़ यू ऐड मोर लैंड, फॉर एग्जांपल इनिशियली अगर हम 10 एकड़ लैंड कल्टीवेट कर रहे थे, अब एक तरफ वी आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ लेबर, दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक और एकड़ लगा लेते हैं, साथ एक और एकड़ लगा लेते हैं। उससे क्या होगा? अगर लैंड बढ़ती चली जा रही है तो फिर आप यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाते भी चले जाएंगे तो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होती चली जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड, उसमें है इम्पॉर्टेंस। अब ये लॉ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों में ही है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता रहा था कि 10 एकड़ लैंड है, आपने उस पर
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आपने लगा लिए, उतने ही चाहिए थे, फिर अगर आप और लगाएंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती चली जाएगी। ये हमने वहाँ से शुरू किया जहाँ पहले हम मार्जिनल प्रोडक्ट में इजाफा जो हो रहा था वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब उसके बाद हमने जो है वो स्टार्ट लिया, एक और लगाया, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और यूनिट। तो जैसे जैसे हम यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाते चले गए, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होती चली गई। इंडस्ट्री की भी मैंने मिसाल आपको दी कि जैसे इंडस्ट्री है उसमें फुल कैपेसिटी तक जब हम नहीं पहुंच जाते उस वक्त तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ती चली जाती है इजाफी यूनिट लगाने से। बट व्हेन वी एग्जॉस्ट द कैपेसिटी एंड कंटिन्यू यूजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश। फिर तीसरा इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ लिखा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। डेविड रिकार्डो ने रेंट की थ्योरी दी थी। पहले उसने कहा, एग्जाम्पल जो ली उसमें कहा एक नया मुल्क वजूद में आता है हैविंग द 4 टाइप्स ऑफ लैंड। तो फर्स्ट वो कल्टीवेट करते हैं बेस्ट क्वालिटी लैंड, दैट इज़ ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब इसके बाद क्या करते हैं वो, ये तो है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यहाँ तो लॉ अप्लाई नहीं करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसके बाद क्या है, जब वो व्हेन दे एग्जॉस्ट all the 4 types of land and they start cultivating the same land by increasing the quantity of variable factor that is labor, तो क्या होगा, हर अगले जो यूनिट ऑफ लेबर के लगाने से क्या कि मार्जिनल प्रोडक्ट कम होती चली जाएगी। ये जब हम रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने पेश की, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि हाउ वी डिटरमन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल लैंड को हाउ मच रेंट वी विल पे, इसी तरह लेबर को हाउ मच वेजेस वी विल पे, और कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट किस हिसाब से दिया जाएगा। ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मुआवज़ों का तयन किया जाता है, ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे बेस करता है। फिर माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में कहा गया है कि वाई द स्टॉक ऑफ फूड इज़ नॉट इंक्रीजिंग फास्टर दैन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उसकी वजह यही है कि पॉपुलेशन जो है वो फास्टली इंक्रीज़ करती है फूड सप्लाई से। फूड सप्लाई क्यों इंक्रीज़ नहीं करती? दिस इज़ ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। दिस इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद 5th पॉइंट है ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस, वेयर द साइज ऑफ बिजनेस बिकम्स ऑप्टिमम, वेयर द पॉइंट marginal cost is equal to marginal revenue. This is the point where the size of business is optimum. So by studying this law we can decide where the size of business becomes optimum. So thank you very much.